ये जो फैब्रिक है इसके बारे में मैंने भी पहली बार सुना है और जब इसके बारे में रिसर्च किया तब जाना कि इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है और इस कल्चरल जो मायने हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जिस फैब्रिक के बारे में हम बात करें वो है हिमरू। और सबसे पहले हिमरू नाम सुनकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हिमरू ये नाम क्यों और हिमरू एग्जैक्टली क्या है? दरअसल इसका एक्चुअल नाम जो है हिमरू नहीं था। अच्छा। ये 14th सेंचुरी, जैसा मैं वहाँ पे लिख के लगाया हूँ, ये 14th सेंचुरी से जो है तो ये क्राफ्ट चलते हुए आ रहा है। और उस वक्त जो है तो इस क्राफ्ट का नाम हुआ करता था किम्खा। किम्खा, हाँ। अच्छा। किम्खा का जो मटेरियल हुआ करता था वो 100% प्योर सिल्क, सैटिन, वेलवेट, इसका ताना हुआ करता था। बेसिकली वीविंग क्या रहता है, ताना बाना रहता है, यानी वॉर्प एंड वेफ्ट। तो इसका जो तो वॉर्प प्योर सिल्क, सैटिन और वेलवेट का हुआ करता था और वेफ्ट यानी बाना जो हुआ करता था इसका 100% प्योर सिल्वर थ्रेड्स और प्योर गोल्ड थ्रेड्स। ये इस सबका जो है तो मिक्स करके एक फैब्रिक बनाया करते थे जिसका नाम हुआ करता था किम्खा। और ये फैब्रिक ज़्यादातर जो है तो जितनी भी रॉयल फैमिलीज हुआ करते थे पहले उनको सप्लाई हुआ करता था। और बेसिकली ये जो क्राफ्ट है किम्खा जो है या इस टाइप का जो लूम यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, जो टेक्निक देख रहे हैं, ये आया है पर्शिया से। पर्शिया से दिल्ली आया है और दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी बोला जाता है इसको। अब वो किस तरीके से आया मैं आपको बताता हूँ। 14th सेंचुरी में जब मोहम्मद बिन तुगलक कैपिटल शिफ्ट किए थे, इंडिया का कैपिटल जब शिफ्ट किए थे दौलताबाद को कुछ महीनों के लिए, तो उन्हीं के साथ साथ जो है तो तमाम जितने भी मास्टर क्राफ्टमैन जो पर्शिया से आए हुए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ वो सब दौलताबाद यानी देवगिरी आ गए थे। बहुत सारे उसमें से मास्टर क्राफ्टमैन जो यहाँ पे आए थे, उन लोग ने जो है तो देवगिरी फोर्ट आकर डाइवर्सिफाई कर लिए, अपने अपने अलग कारोबार स्टार्ट कर दिए। कुछ लोगों ने जो है तो जॉब्स शुरू कर दिए, लेकिन एक ऐसे शख्स थे जिनका नाम था मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब वॉज द फर्स्ट जनरेशन जो कि ये हिब्रू क्राफ्ट को आगे लेके बढ़े। उस दौरान सिर्फ किम्खा ही बनाया जाता था बस। उसके बाद ये हुआ है कि डे बाय डे हर एक चीज का एरा रहता है, वो एरा खत्म हुआ। मुगलों का या रॉयल फैमिलीज का, पेशवाओं का, सबका जो तो ये एरा खत्म हुआ रॉयल फैमिलीज का। तो इस क्राफ्ट को किस तरीके से बचाया जाए? अब बात यहाँ तक के आगे थी कि जो इसके कारीगर लोग जो थे, इसके जो मास्टर क्राफ्टमैन जो लोग थे, ये सब जो है तो दूसरी तरफ जाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि अब इंडियन गवर्नमेंट शुरू हो गई थी एक रॉयल फैमिलीज के बाद। उसके बाद में जो है तो फिर लोकल जो पब्लिक रहती है वो लोग शुरू हो गए थे, टूरिज्म शुरू हो गया था। कैसे न कैसे इस क्राफ्ट को बचाना जरूरी था। हुआ यूं कि रॉ मटेरियल चेंज किया गया, जैसे कि प्योर सिल्क, सैटिन, वेलवेट या प्योर जरी के तार या प्योर चांदी के तार से उसे कॉटन एंड सिल्क में जो है तो उसे कन्वर्ट किया गया। और उसी के साथ साथ उसका नाम भी चेंज हो गया फ्रॉम किम्खा से हमरू। वहां से इसका नाम चेंज हो गया हमरू हो गया। हमरू का मतलब होता है मुझ जैसा, यानी रेप्लिका। रेप्लिका ऑफ व्हाट? रेप्लिका ऑफ किम्खा। तो वहां से जो है तो ये हिमरू बोलना शुरू कर दिया हुआ। किम्खा से लेकर हिमरू तक का ये सफर था। और जब हम बात कर रहे थे ताना बाना की, राइट, वॉर्प एंड वेफ्ट, तो अभी जब आप हिमरू बनाते हैं उसकी प्रोसेस क्या होती है और कैसे वो बुना जाता है और कौन से रॉ मटेरियल्स उसमें यूज किए जाते हैं? ये टोटली जो है तो मैनुअल रहता है, सिर्फ ये इसमें रॉ मटेरियल चेंज हुआ है बस।
टेक्निक चेंज नहीं हुई। जो टेक्निक के मुकाबले बनाया करते थे वही टेक्निक पे आज हिंदू बन रहा है। यानी वक्त के साथ साथ जो है तो लोग मशीनरीज लेके आते हैं, अपग्रेडेशन होता है, लेकिन ये ऐसी लेगेसी है जो कि अभी तक जो है तो वही टेक्निक साथ लेके हम लोग चल रहे हैं। ये टोटली मैनुअल है, इसमें 2 लोग वीविंग के लिए लगते हैं। एक आप देख सकते हैं वहाँ पे एक लेडी ऊपर बैठी हुई है और वहाँ पे जो है एक वीवर है। एक लेडी यहाँ पे बैठी हुई है और एक यहाँ पे वीवर बैठे हुए हैं। ये यहाँ पे वीविंग करते हैं और ये जो लेडी है, ये लेडी यहाँ से जो है तो ये आप एक वर्टिकल एक धागों का नक्शा देख सकते हैं। यहाँ पे ये धागों के थ्रू जो है तो इसके ऊपर जो है तो यहाँ पे डिजाइन आता है। जब तक कि ये 2 लोग यहाँ पे एक लूम पे नहीं बैठेंगे, जब तक कि ये फैब्रिक नहीं बन पाएगा, फैब्रिक इन द सेंस मतलब डिजाइन नहीं आ पाएगा। फैब्रिक तो बन जाएगा, यानी प्लेन फैब्रिक बनेगा। डिजाइन्स के लिए यहाँ पे जो है तो लेडी या कोई जेंट्स होना जरूरी है। इसके बगैर यहाँ पे जो है तो डिजाइन नहीं आएगा। मतलब इसके प्रोसेस के लिए, इसके मेकिंग के लिए 2 लोगों की जरूरत है। अगर उसमें डिजाइन इन्वॉल्व है तो yes. या फिर हम प्लेन फैब्रिक बना सकते हैं। प्लेन फैब्रिक भी अभी हम सर इतनी बात कर रहे हैं हिमरू के बारे में, मैं जानती हूँ कि हम में से सभी ने इसके बनाए प्रोडक्ट्स को देखे होंगे, जो अलग तरीके के आउटफिट्स हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखे भी होंगे और ये हमारे पास होना चाहिए, इसकी चाह भी शायद हमने हमारे दिल में पाली होगी। लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे ऑडियंस को हम दिखाएं कि क्या होता है हिंदू और उसके किस तरह के हम आउटफिट्स बना सकते हैं, या फिर आप कौन से तरीके के आउटफिट बनाते हैं। फोटोज सबसे पहले जो है तो ये फैब्रिक ही बनाया जाता था और फैब्रिक के थ्रू जो है तो कोई आउटफिट्स अगर बनाना चाहता है, जैसे कि रॉयल फैमिलीज में लोग शेरवानी बनाया करते थे, गाउन्स बनाया करते थे। बस मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहती हूँ। अभी ये फोटो देखने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि ये रेफरेंस के लिए हमने आपको दिखाए हैं कि हिमरू से बनाई हुई आउटफिट। पीछे लीजिए पहला फोटो, हाँ ये। तो आपको ऐसे लगा होगा कि रेफरेंस के लिए हमने इस फोटो का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जो एक कल्ट क्लासिक फिल्म जिसे कहा जाता है, माना जाता है, मुगले आजम, वो हम में से किसी ने नहीं देखी, ऐसे शायद ही कुछ गिने चुने लोग यहाँ पर होंगे। लेकिन ये जो आउटफिट दिलीप साहब ने पहना है, ये हिमरू फैक्ट्री से गया है और ये ऑफ कोर्स सर के यहाँ से उस फिल्म के लिए गया है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए। हमारे महाराष्ट्र से बना हुआ एक बेहतरीन सा आउटफिट, और वो भी दिलीप साहब ने पहना है एक बेहतरीन कल्ट क्लासिक फिल्म के लिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी खुशी की बात है। सो थैंक यू। ये जो तक गाउन है ये हमने सिर्फ फैब्रिक बना के दिया गया था इन्हें, और इन्होंने जो तो गाउन इसमें बॉम्बे में ही सिलाया गया था। नेक्स्ट टाइम बताइए। इस तरीके की जो तो शेरवानी अभी हम लोग बनाते हैं और अभी तक ये डिजाइन जो है तो सेम टेक्निक के ऊपर बनाया जाता है। फर्क ये हो गया है कि पहले प्योर सिल्क और प्योर जरी के तार में बनाया करते थे और अब जो है तो ये कॉटन एंड सिल्क में बन रहा है। थर्ड वन बताइए। ये सेम डिजाइन है, थोड़ा इसमें पिक्सल फैल गया इसलिए। ये देखिए आप, ये वही पैटर्न है जो दिलीप साहब ने मुगले आजम में जो तो पहना हुआ है। चेंज कीजिए। ये तमाम जो है तो ये मेडल्स है, निजाम के जमाने के ये सारे मेडल्स हैं जो हमारे एंसेस्टर्स को जो तो ये दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दिया गया था क्योंकि ये क्राफ्ट को अभी तक लेके चल रहे हैं और ये क्राफ्ट में हमने कोई जो तो मैकेनिज्म नहीं लेकर आए। सेम क्राफ्ट अभी तक जो तो चल रहा है। तो काफ़ी एग्जीबिशंस हुआ करते थे और उन्हीं एग्जीबिशंस पे जो ये सारे मेडल्स मिले। ये पर्टिकुलर पैटर्न का नाम है रमजानी जंगला। इसकी भी काफ़ी शेरवानियाँ पहले बनी हुई है। चेंज कीजिए।
तो ये मेडल्स, ये भी रमजानी जंगला नंबर 2। ये अजंटे का डिजाइन है, थोड़ा इसको वो कर सकते हैं आप? नहीं, जूम आउट। छोटा कीजिए। अच्छा, ये है अजंटे का डिजाइन, ये है केव नंबर 2 के ऊपर। केव नंबर 2 पे ये अजंटे का पैटर्न है जिसमें पीकॉक, लोटस और पाइनएप्पल ट्रीज है। थोड़ा इसका फैल गया है इसमें। इस पर्टिकुलर का नाम, ये पैटर्न का नाम है तोता मैना की कहानी हिमरू की जुबानी। ये पैटर्न दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखा गया है। अभी 2 साल पहले ये जो तो पैटर्न से रिवाइव करके हम लोग ने वहां पे रखा गया था। ये भी एक ट्रेडिशनल पैटर्न है जो कि बहुत पुराना है और अभी तक इसको ये लोटस का डिजाइन है अजंटे का। ये भी अभी तक बन रहा है हमारे पास। इसके भी बेस कोट बनता है, इसके टेपेस्ट्री बनते हैं। ये देखिए, जो मैं आपको पहले बता रहा था अजंटे का डिजाइन, ये वही है केव नंबर 2। ये बेस कोट है। इस तरीके का बेस कोट भी जो है तो फैब्रिक बना के हम लोग बेस कोट बना सकते हैं। ये लोटस का डिजाइन है अजंटे का। तो आपको अभी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी हिमरू इस आउटफिट फैब्रिक के बारे में। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी हमने ड्रेस कोड देखा, इसमें और किन प्रकार की चीज़ें आप बना रहे हैं? बेसिकली इसके अंदर तो सिर्फ शॉल्स और फैब्रिक ही बनाया जाता है। आउट ऑफ दैट फैब्रिक जिसको जैसा चाहे वो या तो उसमें गाउन्स बनाया जाए या फिर लॉन्ग कोट बनाया जाए, फिर वेस्ट कोट बनाया जाए। इसमें काफ़ी चीज़ें जो तो बना सकते हैं, या फिर ऐसे टेपेस्ट्री अपहोल्स्ट्री की भी जो है तो यूज कर सकते हैं। अच्छा, जब भी ऐसे कुछ पुराने ट्रेडिशनल क्लोथ्स के बारे में या फिर फैब्रिक के बारे में बात निकलती है तो कल से लेकर एक सवाल बार बार दिमाग में जहन में आता है, वो है कि इसके डुप्लीकेशन के बारे में। क्योंकि अभी जैसे आप कह रहे हैं कि 14 सेंचुरी से अभी आपकी 6th जनरेशन है इस प्रोसेस में, इस मेकिंग में, और आप मैं कहूँगी कि इकलौते हैं जो ये फैब्रिक बना रहे हैं और ओवरऑल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या चैलेंजेस आते हैं अभी इस दौरान, इस टाइम पीरियड में? सबसे बड़ा चैलेंज तो पावर लूम से है। पावर लूम। ठीक है, देखिए जब देश तरक्की करता है तो उसमें ऑटोमेशन भी आते हैं और काफ़ी जो तो मैकेनिज्म भी आ जाती है। वो ठीक है, वो एक अच्छी बात है। हम पावर लूम के खिलाफ तो नहीं हैं, लेकिन उसके ऊपर जो फैब्रिक बनता है, आप उसको अगर हिमरू बोल के अगर बेचा जाएगा मार्केट में, सो दैट इज द रॉन्ग थिंग। क्योंकि हर एक के दिमाग में यह रहता है अगर हम कोई हिमरू फैब्रिक या हिमरू शॉल अगर ले रहे हैं तो ये जरूर हाथ से बना होगा। मतलब हिमरू फैब्रिक हैंडलूम, प्योर हैंडलूम। यानी इसमें आप यूं समझ लीजिए कि जहाँ पे वो लेडी बैठी है ऊपर, उसको निकाल के अगर वहाँ पे एक जैकार्ड मशीन जो कि फ्रेंच इन्वेंशन है, अच्छा, डिजाइन्स के लिए अगर वो भी लगा दिया जाए, सो दैट वोंट बी अ हिमरू एट ऑल। वो उसको हिमरू नहीं माना जाएगा। अगर जैकार्ड लगा के अगर हिमरू आपको बनाना ही है तो फिर व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द वाराणसी हैंडलूम्स एंड हिमरू हैंडलूम्स? कोई डिफरेंस नहीं बचेगा उसमें, राइट। तो अगर मैंने जो रिवाइव जो किया हूँ, मैंने जो ट्रेनिंग जो दिया हूँ, 25 लेडीज को जो तो हमने ट्रेनिंग दिए हैं जो हुआ अंडर प्रिविलेज, जो डिवोर्सी है, तो उनको हमने ट्रेनिंग दी है। आउट ऑफ 25, 12 से 13 लेडीज बहुत अच्छे से जो है तो वीवर्स बन चुके हैं। तो यही टेक्निक पे जो है तो मैंने उनको सिखाया। अगर मैं इस पर जैकार्ड लगा देता था तो एक ही इंसान जो है तो उसमें वीव कर सकता था। मेरे लिए जो मैं सोचता हूँ हिमरू के बारे में, हिमरू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। करेक्ट। मतलब हम जो बात करेंगे कलाकार की, तो मशीन तो किसी कलाकार की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि वो कला है। और अभी आपने जो एक रेफरेंस दिखाया अजंता, जी,
तो ये इस बात का सबूत है कि पिछले ज़माने से लेकर हमारे जो सारे दादा परदादा हैं, वो कैसे हमारे ही आसपास की जुड़ी हुई जगहों से लेकर इंस्पिरेशन लेकर डिज़ाइंस बनाते आ रहे हैं और अगर वो इतना सोच समझ कर कुछ चीज़ बना रहे हैं तो उसकी रिस्पेक्ट और उसको प्रोटेक्ट करना हमारी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। इसके ऊपर एक मैं बहुत अच्छी एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। शायद किसी को शेर शायरी समझ में यहाँ पे आती है या नहीं आती मुझे नहीं मालूम, सुनेंगे। लेकिन आजकल जो आपने डुप्लीकेशन के बारे में जो बात किए हैं, मैं उसके बारे में एक शेर बोलता हूँ कि ये ओरिजिनल है, जेन्युइन है, ये जो टेक्निक है, ठीक है, उसमें से एक चीज भी अगर घटा दी जाए या एक चीज उसमें ऐड कर दी जाए तो वो चीज ओरिजिनल नहीं रहेगी, वो चीज जेन्युइन नहीं रहेगी, ठीक है। आजकल लोग हैंडलूम के ऊपर चेकआउट लगा के भी हिमरू का नाम बोल के बेचते हैं, तो वो हिमरू नहीं डुप्लीकेट है। तो सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, तो वो है पावर। ये बड़े अंदर की आवाज आई है एक्चुअली, जो दर्द है वो झलक रहा है। लेकिन जैसे ना पैठनी के बारे में हमारे इसी पूरे दौरान हमें पता चला कि उसको कैसे पहचाना जा सकता है कि कौन सी प्योर हैंडलूम में बनी है और कौन सी पावरलूम में। तो ऐसी कोई खासियत हिंदू के बारे में, ताकि हम एटलीस्ट कुछ सोच तो सके, हाँ ये झूठ है ये सच है। ऐसा है, इसमें डिफरेंस ये रहता है पावरलूम एंड हैंडलूम में, यानी हिमरू के हैंडलूम तो हर स्टेट का, हर सिटी का अलग अलग हैंडलूम रहता है, लेकिन पर्टिकुलर हिमरू हैंडलूम में जो फैब्रिक जो बनता है उसका बैक साइड, उसका जो बैक साइड जो रहता है उसमें बहुत बारीक बारीक जो है ना चेक्स हुआ करते हैं, स्मॉल चेक्स, ओके, ठीक है। तो उससे पहचान हो जाती है कि ये जेन्युइन हिमरू हैंडलूम से बना है। Whereas अगर आप पावरलूम की अगर कोई शॉल या कोई बेडशीट्स अगर देखेंगे तो वो सेम टू सेम डिजाइन जो है तो पीछे भी आता है, ओके, फ्रंट एंड बैक सेम डिजाइन रहता है। अच्छा, तो ये एक पहचान उसकी हो सकती है बस। ओके, हम आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हम इसके प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हम पहले उसका वीडियो देख सकते हैं प्रोसेस का, ताकि हम और ज़्यादा इन्वॉल्व हो हिमरू के बारे में जानने के लिए। कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उसकी प्रोसेस लिखी हुई है और नीचे नंबर्स भी दिए गए हैं, तो अगर आप और जानना चाहते हैं या फिर वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। क्योंकि सर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस जगह पर हम हैं, इस जगह की बहुत ज़्यादा कल्चरल इम्पोर्टेंस है। भारत भर में यहाँ से जो है फैब्रिक एक्सपोर्ट किया जाता है और इस वजह से यहाँ पे ये पूरा का पूरा खामियां यहाँ पे होना ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। फिर से आते हैं मैं आपकी तरफ, क्योंकि ये आपके 6th जनरेशन है और जो पीछे हमारी बात हुई तो आपने कहा था कि हिमरू ने सब कुछ देखा है, तो उस बदलते हुए टाइम के हिसाब से हिमरू के बारे में कुछ अगर शेयर कर सके। देखिए, हिमरू में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। जब बहुत ही, जैसा मैंने आपसे पहले कह चुका हूँ कि फर्स्ट सेकेंड जनरेशन जो थी शुरुआत की, जिस वक्त के मुहाब बनाया करते थे, जब हिमरू का काफ़ी बोलबाला हुआ करता था, क्योंकि रॉयल फैमिलीज खरीदते थे और अच्छे खासे वीवर्स हुआ करते थे, ठीक है। जैसे जैसे एरा ख़त्म हुआ रॉयल फैमिलीज का, पावरलूम वजूद में आया, और पावरलूम जैसे वजूद में आया उन लोग ने जो तो उसको हिमरू का नाम बोलना हिमरू का नाम देना शुरू कर दिया ना। और टूरिज़्म ज़्यादातर जो है तो अगर सही देखा जाए तो हमारे देश में टूरिज़्म से ही बहुत सारा रेवेन्यू भी जनरेट हुआ करता है, और वैसे ही जो है तो रेवेन्यू जनरेट होता था हैंडलूम के लिए, अगर के पावरलूम अगर नहीं रहता था। लेकिन हुआ यूँ कि जैसा टूरिज़्म स्टार्ट हुआ उस दौरान, हालांकि सिटी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उदयपुर जयपुर को भी फ्लाइट हुआ करती थी, दिल्ली को फ्लाइट हुआ करती थी और बॉम्बे, और काफ़ी टूरिस्ट आया करते थे। लेकिन अब हुआ यूँ कि लोग में जो है तो इमोशन से ज़्यादा कमर्शियल ज़्यादा आजकल, तो उसमें जो है तो लोगों ने कमीशन देना शुरू किए,
अब जाहिर बात है जहाँ पे कमीशंस लोगों को मिलेंगे वो लोग टूरिस्ट को वहीं लेके जाएंगे। लोगों ने जो है तो देख लिया है कि हिंदुओं में जो है तो काफ़ी फॉरेनर्स आना शुरू हो गए, काफ़ी जो है तो यहाँ पे चल रहा है। लोगों ने ये पानी को जो है तो हिंदू बोल के बेचना शुरू किए, अपने अपने बड़े बड़े शोरूम्स डाल दिए और कमीशन शुरू कर दिए और वो सारे टूरिज्म जो है तो फिर वहाँ पे डाइवर्ट होना शुरू हुआ। वहाँ से जो है तो और डाउनफॉल हिंदू में आ चुका था। ऐसा कम होते होते जो है तो 20 से 25 लोग बच गए थे। जब मैं स्कूल से जब आता था तो मेरा काफ़ी रुझान हिंदुओं के ऊपर रहता था कि मुझे भी जो ये चीज़ सीखना है। और स्कूल से आते के साथ ही मैं अपना बैग रखता था जैसे तैसा और सीधा नीचे आके रूम के ऊपर बैठ जाता था। और मैंने जो जितने भी वीवर्स लोग रहते थे वहाँ पे पर्टिकुलर एक रूम था वहाँ पे जिनका नाम था शेख मुनीर। शेख मुनीर साहब को मैं बोला करता था कि भाई मुझे भी सिखाओ किस तरीके से इसको बनाया जाता है। अब मुझे तो नहीं मालूम था कि इसको मुझे आगे लेके चलना है या फिर मुझे इसमें जो तो, लेकिन एक लगाव था हैंडलूम से बस कि इसको मुझे सिखाओ कैसे नहीं करके। तो वो मुझे डांटते थे कि बाबू भाई नाराज हो जाएंगे, तुम जाओ यहाँ से। तो फिर भी मैंने पापा को एक बार बोला कि मुझे सिखाओ, मेरा तो एजुकेशन में करूँगा ही करूँगा लेकिन मुझे ये सीखना है। तो खैर एनीवेज वो हमने सीखे, सारे कारीगर ने जो तो हमको भी सिखाए हैं पूरा वो। और होते होते ये हुआ है कि पावरलूम काफ़ी ऊपर आ चुका था और हैंडलूम के जितने भी कारीगर लोग थे वो सब पूरे पावरलूम शिफ्ट करते थे क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म खत्म हो चुका था। अब लॉकडाउन आ गया है बीच में, अभी यहाँ तक में आ गया है, इस पर टोटली जो तो खत्म हो चुका था। अच्छा, ठीक है। लॉकडाउन से 1-2 साल पहले तक हमने जो तो वाराणसी के वीवर्स लोग बुलाकर हिंदू को जैसा तैसा रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग को भी काफ़ी महंगा पड़ता था। उनका सिटी छोड़ के आके यहाँ पे काम। तो खैर एनीवेज वो लोग भी चले गए, उसमें से कुछ ऊपर चले गए, लेकिन अब बच गए थे सिर्फ एक जो कि पावरलूम से उनको किसी बात के लिए निकाल दिया गया था। उनका नाम है शेख यासीन, जो वहाँ पे ओल्ड मैन जो दिख रहे हैं आपको, वो उन्होंने एक बच गए थे बस। एक लूम के ऊपर हमने इंस्टॉल किए, मैं और उन्हों हम दोनों मिलकर जो तो शुरुआत कर दिए काम। मेरे जहन में आया कि ये भी अराउंड 65 इयर्स के हो गए हैं, जिंदगी मौतों पे भरोसा नहीं है, कभी भी कोई भी चले जा सकते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रेनिंग दी जाए। फिर हमने जो तो 25 लेडीज को ट्रेनिंग दी। आज ये हुआ कि एटलीस्ट कम से कम 4 लूम्स पे जो है तो प्रोडक्शन शुरुआत हो चुका है। और जहाँ पे इसे एक लेबल लग गया था, हिब्रू इज अ डाइंग आर्ट, वो लेबल इस पे से हट चुका है। अब इसमें जो तो प्रोडक्शन वापस से स्टार्ट हो चुका है। तो आपके हिसाब से क्या बदला? लोगों तक हिब्रू के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुंची या फिर अवेयरनेस कहाँ? अवेयरनेस जो तो अब जो है यानी लॉकडाउन के बाद से काफ़ी अवेयरनेस लोगों में आ चुकी है। और हैंडलूम को भी जो है तो लोग ज़्यादातर प्रेफर कर रहे हैं आज। और मैं ये भी, आप लोग जो यहाँ पे सब बैठे हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हैंडलूम को ज़्यादा प्रेफर कीजिए, हैंडलूम को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, हैंडलूम को सीखिए। हर घर में जो है तो एक हैंडलूम होना चाहिए। उसमें कोई खराबी नहीं है कि आप अगर हैंडलूम पे बैठ के अगर कोई वीविंग कर रहा है, इसमें कोई खराबी नहीं है, कर सकते हैं। आपकी बातों से झलक रहा है कि आप आपके हिब्रू के बारे में आपके जहन में बहुत पैशन है और प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी आप हिब्रू से कनेक्टेड हैं। लेकिन जब आप स्कूल में थे, लेकिन जब आप सोच रहे थे कि मुझे ये सीखना है, तब इतना अच्छा टाइम पीरियड नहीं था हिब्रू का। लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी थॉट थी आपके दिमाग में आई जो नहीं मुझे यही सीखना है, यही करना है? बस एक जुनून था। तो भी उस वक्त जो तो 20 से 25 हैंडलूम हुआ करते थे और ऑर्डर्स भी बहुत अच्छे रहा करते थे कि रात पहली बोला करते। रात पहली का मतलब ये है कि डे एंड नाइट जब हुआ करता था काम। और सूफीज़म पहले बहुत था, तो ये लोग क्या करते थे, कैसे भी अपना मतलब थकना नहीं बोल के जो तो एक खवालियाँ ज़्यादा चलती थी। खवाली सुनते जो तो रात किधर जाती थी काम करते, तो फैब्रिक बनाने में जो तो पूरी रात गुजार देते थे।
ये जो तो पहले की बात बहुत अलग थी, लेकिन अभी वापस से वो दौर मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी एक बात एक और एक है, मैं आप लोग के एक नॉलेज में लेके आना चाह रहा हूँ सबके, हिमरू में कभी भी साड़ीज नहीं